बंगाल में बढ़ी चुनावी सरगर्मी। पुरुलिया में सीएम योगी ने ममता पर साधा निशाना। कहा, ममता भी मंदिर में कर रही चंडी पाठ। ये है नया भारत। शिवराज कैबिनेट बैठक में तबादले नीति को मंजूरी। जिले में प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री और प्रथम श्रेणी के अफसरों के ट्रांसफर करेंगे सीएम। आखिरकार आंगनबाड़ियों में नहीं मिले अंडे को जगह। पोषण के लिए बच्चे पिएंगे दूध। शिवराज कैबिनेट में फैसला। मध्य प्रदेश के हर जिले में शुरू होंगे महिला थाने। 1 मई से जिले के अंदर प्रभारी मंत्री कर सकेंगे स्थानांतरण। शिवराज कैबिनेट का फैसला। और कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज सख्त। कहा, आज लूंगा अहम फैसला। लोगों से मास्क पहनने की अपील। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी विधायकों का प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें, आदिवासी क्षेत्रों में राशि आवंटित न करने का विरोध उन्होंने किया है। विशेष अनुदान राशि को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया गया है। आदिवासी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। भूमि पूजन में न बुलाए जाने का भी आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि आदिवासी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने हंगामा किया है। भूमि पूजन में न बुलाए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी विधायकों का प्रदर्शन। आदिवासी क्षेत्रों में राशि आवंटित न करने का विरोध। तो आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों में राशि आवंटित न करने का विरोध उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आदिवासी विधायकों का प्रदर्शन और भूमि पूजन में न बुलाए जाने का उन्होंने आरोप लगाया है। इस वक्त हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा, एसटी विधायकों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, उनको भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया, क्या माना जाए दीपा कि जिस तरीके से तमाम बातें उन्होंने रखी है कि जो राशि का आवंटन होता है उसका भी उन्होंने विरोध किया है, नहीं किया गया है उनको, क्या भेदभाव है या फिर कोई और बात है इसके पीछे? जीरा की इस तरह के मामले हमेशा देखने के लिए मिले हैं, जहां पर विधायकों के द्वारा लगातार इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि जो सरकार है उनके द्वारा जो विधायक है उनके जो भी अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। जो विशेषाधिकार जो विधायकों को मिले होते हैं उनका हनन जो है किया जा रहा है। भले बात की जाए जब भी शिलान्यास किया जाता है या फिर कहीं पर भी भूमि पूजन होता है उनके क्षेत्र में, तो उनको ना तो बुलाया जाता है, ना ही उनका जो नाम है उसे लिखा जाता है। तो इस बात को लेकर लगातार जो विधायक है वो आवाज जो है उठाते आए हैं। और अब जो एक बार फिर हमें देखने को मिला है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आदिवासी क्षेत्र के जो विधायक है उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया है और सदन में हंगामा भी किया है। साथ ही साथ ये भी बात उन्होंने कही है कि जो भी विधायक है उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस तरह की नारेबाजी भी उन्होंने की, साथ ही साथ सदन से जो है वॉकआउट भी किया है क्योंकि उनकी बात को जो है वहां पर नहीं रखने दिया गया था। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर राखी काफी बड़ा हंगामा जो है हमें देखने को मिला है। राखी, अगर बात की जाए पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हमने देखी है, भले राजधानी भोपाल में कई बड़े शिलान्यास किए गए हो या फिर जो जिस तरह से हमने देखा है कि बलवट स्ट्रीट की बात की जाए या फिर आर्च ब्रिज की बात की जाए, जो भी ब्रिज जो है वो बनाए गए हैं उनको लेकर जो है जब भी हमने देखा है कि जो विधायक हैं पीसी शर्मा पूर्व मंत्री रहे, ये खुद भी सड़कों पर उतरते हैं। लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किए गए कई जगहों पर। पूरे देश पूरे राज्य की बात की जाए तो कई ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के प्रदर्शन भी हमने को देखने मिले और एक उदासीनता जो है वो भी विधायकों में देखने को मिली है। क्योंकि हमने देखा है कि भले जो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो जिला अध्यक्ष होते हैं उन्हें जो है मंच पे स्थान दिया जाता है, लेकिन विधायकों को मंच तक पे स्थान नहीं दिया जाता है, ना ही उनका नाम कहीं से कहीं तक आता है, जबकि वो जो क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है वो उनके अंदर आता है। तो इस बात को लेकर लगातार इस मुद्दे को उठाया गया और आज फिर एक बार सदन में इस मामले को उठाया गया है और जमकर नारेबाजी भी की गई और सदन में हंगामा जो है वो भी हुआ है। जी
दीपा, इस जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, सदन में वॉकआउट हुआ, हंगामा हुआ, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था, रखा नहीं जा रहा था। सवाल यही होता है कि वो एसटी वर्ग के विधायक हैं, उनकी अपनी पकड़, उनका अपने क्षेत्रों में विकास करने के लिए लोगों से, जनता से जो वादा उनका, वो अलग है। और उसके लिए यदि विशेष अनुदान की राशि उन्हें चाहिए या अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें राशि चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो अपनी बात आगे रखेंगे। अब यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है या कोई दूसरी वजह से भेदभाव किया जाता है, तो निश्चित तौर पर यह गलत है। सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इनके इस प्रदर्शन के बाद या वॉकआउट के बाद कोई आई? अजीरा की इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने देखा है कि पूर्व में भी और आज भी सत्ता पक्ष जो है वो चुप्पी साधा हुआ नजर आया है। कल भी इस तरह की बातें उठी थी कि जो विधायक है उनको नेताओं के द्वारा सही, जो मंत्री हैं, जो भी विभाग से जुड़े मंत्री, उनके द्वारा सही जवाब नहीं दिए जा रहे, संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहे। लेकिन उसके बाद भी सत्ता पक्ष की ओर से किसी भी तरह का कोई बयान या फिर जो विधायक थे उन्हें संतुष्ट करने के लिए किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। और वही चीज आज एक बार फिर हमें देखने के लिए मिली है, जहां पर सदन में हंगामा भी किया गया है आदिवासी जो विधायक थे उनके द्वारा, और जमकर नारेबाजी भी की गई है। और इस बात को भी उठाया गया कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है, ना ही उनको अपनी बात जो है सदन में सही ढंग से रखने को दी जाती है। तो इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष जो है लगातार चुप्पी साधा हुआ है। और वही नजारा एक बार आज फिर हमें देखने को मिला है, जहां पर इतना बड़ा जो हंगामा है वो किया गया, जमकर नारेबाजी की गई, विधायकों के द्वारा नाराजगी जताई गई, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। जी चलिए, क्या हमारी कुछ बात हो पाई है दीपा किसी विधायक से वहां पर एसटी वर्ग के? क्योंकि ये उन्होंने वॉकआउट किया, अपनी बात रखी, अपनी मांग रखी, और इन तमाम बातों के बाद क्या वो आगे स्टैंड लेंगे? क्या वो किससे और बात करेंगे इन तमाम चीजों के लिए? क्या किसी से बात हुई है? इसका जवाब दीजिएगा दीपा। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। चर्चा चल रही है, एसटी वर्ग के जो विधायक हैं उन्होंने आज मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा किया है, सदन से वॉकआउट किया है। उनका यह कहना है कि जो उनके क्षेत्रों के, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए जो राशि आवंटित होती है वो नहीं दी जाती है। इस तरह की बातें उन्होंने आज रखकर प्रदर्शन किया है। जी धन्यवाद राखी जी। असल में मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए कि पिछले काफी दिनों से, जब से शिवराज सिंह जी की सरकार सत्ता में चौथी बार सरकार बनाई, तब से मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी वर्ग के साथ ये हमसे सौतेला वर्ग का व्यवहार कर रहे हैं। और उनके सौतेलेपन के व्यवहार की वजह से आज मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज सब इनसे दूर होता जा रहा है। अब जो राशि आवंटित करने का प्रावधान है विधानसभा के सूची के द्वारा, तो उसके बाद भी ये लोग राशि का आवंटन न करें, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण क्या होगा। और ये बात हम और आप नहीं, ये बात मध्य प्रदेश की चुनी हुई जनता के जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं विधानसभा के पटल में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। जहाँ पर भी दिक्कतें आ रही हैं, इन सारी चीजों पर निस्तारण करना चाहिए शीघ्रतापूर्ण, क्योंकि अभी ट्राइबल बेल्ट में जो हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है, या जो वास्तव में ग्रास रूट वर्कर है, या जो जमीनी लोग हैं, वहां तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, चाहे वो मोदी जी की योजनाएं हो, चाहे वो शिवराज सिंह जी की, और चाहे राशि आवंटन वाली बात हो। तो इसको लेकर के मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को त्वरित एक कमेटी उठाना चाहिए और जहां भी इस तरह का कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको दूर करके उन संबंधित एमएलए तक राशि का आवंटन कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है ब्रजेश जी, जिस तरीके से राशि आवंटित करने की बात होती है, एक विधायक तबका और आदिवासियों के लिए काम करने की बात हो, उनके क्षेत्र के प्रतिनिधि यदि विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, तो वो होना भी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, काम तो होना चाहिए, चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। वॉकआउट कर देना या उनकी बात को ना सुना जाना या कोई प्रतिक्रिया ना देना, ये कितना उचित है? देखिए, निश्चित रूप से आप अच्छी बात कह रही हैं और एक अच्छा सवाल आपने लाया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग होता है, जिसके माननीय मंत्री बनाए जाते हैं, हम समझते हैं ये समस्याएं वहां से भी उत्पन्न होती हैं। क्योंकि देखिए, जब सरकार का बजट बनता है, प्रदेश सरकार बजट वित्तीय वर्ष में बजट लाती है और एक ट्राइबल बेल्ट के लिए फला योजनाएं या फला बजट आवंटित करती है, और वहाँ के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि साहब आप योजनाएं तो लंबी चौड़ी बना लेते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है और वो योजनाएं हमारे अंतिम छोर के व्यक्ति तक, आदिवासी वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छी बात है, लोग के अंदर एवेरेंस है, लोग अपने लिए
ये जनप्रतिनिधि अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है। मैं समझता हूँ त्वरित सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और जहां भी मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, बैठ करके संसदीय कार्य मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को इन आदिवासी विधायकों के साथ जो भी दूरवर्ती चीजें हो रही हो, इनको दूर करना चाहिए और तभी मध्य प्रदेश के अंदर व्यवस्थापिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर और विधायिका के अंदर एक नया नवाचार प्रारंभ हो सकेगा। बिल्कुल। चलिए ब्रजेश जी लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारी संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपा, एक सवाल किया था मैंने इसके पहले आपसे और निश्चित तौर पर आप अपनी बात रख रही थी, रखिएगा। जी, अगर बात की जो है आदिवासी विधायकों की, तो जब सभी वॉकआउट करके सदन से बाहर आए तो सभी का बयान जो है वो भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही है राखी कि उनके जो भी अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। लगातार इस तरह की चीजें की जा रही कि जब भी उनके क्षेत्र में किसी तरह की शिलान्यास किया जाता है या किसी तरह का भूमि पूजन होता है तो उन्हें ही बुलाया नहीं जाता है, ना ही उनके पास कोई जानकारी होती है इस चीज की, ना ही उनका किसी तरह से नाम लिखा जाता है। तो इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद भी जब सरकार से इस बारे में बात की जाती है, चाहे प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कोई किसी तरह से सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं होती है। तो सीधे तौर पर जो विधायक है उनके जो विशेष अधिकार होते हैं उनका हनन किया जा रहा है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार के द्वारा उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। सदन में जब इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया जाता है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है या उन्हें बोलने का ही मौका नहीं दिया जाता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज जो भी आदिवासी विधायक थे उन सभी ने वॉकआउट किया और जमकर नारेबाजी की, सदन में भी हंगामा किया और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अपनी पूरी बात को मीडिया के सामने रखा। लेकिन उसके बाद भी सरकार की कहा जा सकता है कि कान में जू नहीं रहेंगी और उन्होंने किसी भी तरह से उनकी बात को नहीं सुना और ना ही किसी तरह की प्रतिक्रिया दी। जी बिल्कुल। चलिए दीपा लगातार हमारे साथ बने रहिए, ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, एक बात जिस तरीके से एक दर्द और उन विधायकों का आया है और वो ये दर्द ये है कि हमारे क्षेत्र का यदि कोई विकास से संबंधित भूमि पूजन होता है उसमें हमें बुलाया नहीं जाता, हमारे अधिकारों का हनन है। निश्चित तौर पर ये बात उन्हें पीड़ा देती होगी। क्या माना जाए, भेदभाव करते हैं आज भी आदिवासी क्षेत्रों के लोगों से, विधायकों से? क्या माना जाए, इसके पीछे क्या वजह मानी जा सकती है? जो करेस्पॉन्डेंट है दीपा जी, उन्होंने बड़ी जेन्युइन बातें किया। अभी 2-3 प्रकरण सामने आए हैं, चाहे वो सिंगरौली जिले का मसला रहा हो, चाहे वो बालाघाट जिले का मसला रहा हो, चाहे अन्य जिलों के मसले रहे हो, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये बात उठा करके विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके लिखित में दिया है कि साहब हमारे यहाँ जब कोई भी चीज का शुभारंभ होता है, शिलान्यास होता है, तो हम लोगों को उस कार्ड में मेरा नाम तक नहीं लिखा जाता है, तब हम लोग को बेंच में बुलाया तक नहीं जाता, बोलने के लिए 2 मिनट का समय नहीं दिया था। जबकि क्षेत्र हमारा, वोट जनता को हम किस मुंह से जाकर के वोट मांगेंगे? अपनी ही पार्टी के लोगों ने लिख करके विधानसभा अध्यक्ष के पास ये बात लिखी। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो कहीं न कहीं कुछ सिस्टम में गड़बड़ी है। बिल्कुल। चलिए ब्रजेश जी, आपको बीच में रोक रही हूं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और चर्चा चल रही है कि आज मध्य प्रदेश विधानसभा में जिस तरीके से जो एसटी वर्ग के विधायक है उन्होंने प्रदर्शन किया है, वॉकआउट किया है, उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए राशि आवंटित नहीं होती है, हमारे कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन है, कोई भी भूमि पूजन होता है ना वहां हमारा नाम होता है, ना हमें आमंत्रित किया जाता है, यानी सीधे सीधा आरोप उपेक्षा का। देखिए राकेश जी, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम, अब इसके अलावा इनके पास कोई काम बचा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो कभी इस तरह का हमने भेदभाव किसी के साथ किया ही नहीं। इनकी सरकार की तुलना हमारी सरकार से करिए। एकलव्य योजना हम लेकर के आए, छात्रों की छात्रावास की योजना हम लेकर के आए, उनको 1500 रुपए अनुदान देने का काम हम कर रहे हैं। आदिवासी अगर बच्चा पढ़ता है 550 रुपए देने का काम उनको हम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के दीनदयाल अंत्योदय योजनाओं के माध्यम से इन सबको जोड़ करके हमने काम किया। पिछले चुनाव के पहले आपको याद होगा, मंडला डिंडोरी में लाखों लाख आदिवासी बंधुओं को बुला करके उनके घर चलाने में जो भी आवश्यक सामग्री लगती है उन सबको हमने देने का काम किया। और उस समय कांग्रेस के नेता कहते थे कि इनके जो जूते और चप्पल इसको पहनने से कैंसर हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी अनपढ़ वर्ग को बरगला करके आखिर इतनी घटिया राजनीति करने की जरूरत क्या है? और आपने तो जो आदिवासियों का संगठन था जैस, उसको मिला करके सरकार बनाई, वो आपके विधानसभा के सदस्य हैं, तब उनकी बोलती क्यों नहीं चालू हुई? भैया इनको बोलना चाहिए ना सरकार में रहते हुए। बिल्कुल। चलिए चेतन जी, ठीक है चेतन जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, सभी मेहमानों को बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार आपको लिए चलेंगे पश्चिम मेदिनीपुर।
भोपाल के मेदिनीपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उनकी एक जनसभा होनी है। आज के नारायणगढ़ विधानसभा बीजेपी मनोनीत प्रार्थी सम्मानीय रमा प्रसाद गिरी समर्थने आज के विशाल जनसमावेशे प्रधान बक्ता हिसाবে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন উত্তর প্রদেশের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী। সারা ভারতবর্ষে সমস্ত স্তরের মানুষের রাজা, হিন্দুদের রাজা মাননীয় শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জি। আপনারা সবাই বলো যোগী আদিত্যনাথ জি জিন্দাবাদ, যোগী আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মাননীয় সৌমেন তিওয়ারি মহাশয়। আমি সৌমেন তিওয়ারি মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমি এই নারায়ণগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি মনোনীত প্রত্যাশী প্রার্থী মাননীয় শ্রী রমা প্রসাদ গিরি মহাশয়কে আজকে এই সভা মঞ্চে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। একটু আস্তে হয়ে যাচ্ছে, মাননীয়ার কানে পৌঁছাতে হবে তো। জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় জয় শ্রী রাম। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমরা যাকে নির্বাচনে চেয়েছিলাম। যখন আমি নির্বাচনে প্রথম আমার নাম ঘোষণা হয়, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি কাকে চান প্রধান বক্তা হিসাবে। আমি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, ভবিষ্যৎ ভারতের আর এক নবীন প্রজন্মের রূপকার যোগী আদিত্যনাথ জিকে চেয়েছিলাম। আমার দল বিজেপি আমার নির্বাচনী নেতাকে বাঁচিয়েছেন, আমি ওনাকে প্রণাম জানাই। আমরা টাইম দিয়েছিলাম 3টার সময়, উনি আগে চলে এসেছেন। আমি জানি অনেক মানুষ আজকে আরো আসছেন, তারা উন্মুখ হয়ে আসছে যোগী আদিত্যনাথ জিকে দেখতে। হয়তো উনি যাওয়ার পরেও আরো অনেক মানুষ আসবেন। এই মাইকের আওয়াজ যতদূর যাচ্ছে, আমি মা বোনেদের অনুরোধ করব আপনারা তাড়াতাড়ি পা চালান। আমার ভলেন্টিয়ার ভাইদের অনুরোধ করব আপনারা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন, গাড়িগুলা যাতে তাড়াতাড়ি এসে যেতে পারে এখানে আপনি কাছাকাছি করে দিন, কারণ আমাদের সভা আরম্ভ হয়ে গেছে। আমাদের প্রধান বক্তা বক্তব্য রাখবেন। আমি শুধু একটা কথা বলবো আজকে, ওদিকে তাকানোর কিছু নেই, ওদিকে হেলিকপ্টার আছে, আপনারা বসুন, কোনো অসুবিধা হবে না। আমি একটা কথা শুধু বলবো, আমাকে অনেক মানুষ জিজ্ঞেস করতেন যে আপনি নারায়ণগড়ে প্রার্থী হয়েছেন, আপনি মানুষকে কি দিতে চান। আমার মায়েরা আছেন, আমি কালকে এক জায়গায় খালিনাতে প্রচারে গেছিলাম, আজকে সকালে বেলদাতে প্রচারে গেছিলাম। তখন আমার মায়েরা দেখাচ্ছিলেন কিভাবে ভোট দিতে গিয়ে তার মায়েদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। তিনি স্বাধীনভাবে তার ভোটটা দিতে পারেননি। বিজেপি সরকার প্রথম ফিরিয়ে দেবে আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। কোন মা তার মৃত্যুর পথপথিত হবেন না, তার ভোট দানের জন্য কোন মায়ের কোল খালি হবে না। তার জন্যই আমরা প্রথম সুশাসন উপহার দেব। যেভাবে মকরামপুরে তৃণমূল করতে এক কর্মী ভোট আরম্ভ হওয়ার 7 দিন আগে মারা গেছে, সেই মায়ের কোল খালি হতে আমরা দেব না। এই সুশাসন বিজেপি সরকার আপনাকে উপহার দেবে, আমরা উপহার দেব। বেলদার ব্রিজ
আমরা উপহার দেব, এখানে যেখানে হচ্ছে স্টেডিয়াম সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। প্রত্যেকটা রাস্তা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর টাকা, সে রাস্তায় কেউ কাটমানি খাবে না, রাস্তাটা সুন্দর হবে, রাস্তায় মা বোনেরা ভাইয়েরা মা চলতে পারবেন, সেরকম সড়ক যোজনা আমরা পৌঁছে দেব। আর আমাকে প্রত্যেকটা মা বোনেরা, প্রত্যেকটা ভাইয়েরা বাড়ি দেখাচ্ছিলেন, কি কষ্টে তারা আছেন, একটা ত্রিপল পান না। আমি ত্রিপল দেব না বিধায়ক হয়ে আপনার, আমি প্রত্যেককে কথা দিচ্ছি, আপনাদের বাড়ি, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি, দেওয়া বাড়ি আমি আপনাদের প্রত্যেককে পৌঁছে দেব। ত্রিপল দেওয়ার জন্য আমরা আসিনি, আমরা পাকা বাড়ি দেওয়ার জন্য এসেছি। বিজেপি সরকার 2022 সালের মধ্যে প্রত্যেককে পাকা বাড়ি দিতে চায়। আর একটা জিনিস শুধু বলে আমি শেষ করব, আমরা একটা জিনিস দিতে চাই, কি বলুন তো? আজকে হসপিটালে গেছিলাম, সেখানে দেখলাম तो तस्वीरें आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की, जहां पर कांग्रेस और टीएमसी पर बरसे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर प्रचार के दौरान पहुंचे और आपको बता दें कि बंगाल दौरा है उनका और एक दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। मेदिनीपुर में टीएमसी पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। কটকে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন। আর কৃষকদের জন্য আমরা প্রথম মন্ত্রিসভায় আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, প্রথমবার এখানে বিজেপি ভাজপা মন্ত্রিসভা প্রথম সিদ্ধান্ত নেবে প্রত্যেকটা কৃষক পরিবার 18,000 করে টাকা পাবেন, সেই টাকা আমরা পৌঁছে দিতে চাই। আমি কিন্তু বেশি দিতে চাইছি না, আমি আপনাদের সাথে থাকতে চাই। আর একটা ছোট কথা বলে আমার মুখ্যমন্ত্রী যোগীজি আছেন, উনি বলবেন, আমি একটা কথা বলে শুধু শেষ করব। অনেক বিধায়ক দেখেছেন কারো সার্টিফিকেট আপনারা পান না, কিন্তু আমার মন্ডল সভাপতি থেকে আমি বুথ সভাপতি সবার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, পঞ্চায়েত আমার বিধায়কের সার্টিফিকেট প্রত্যেকের কাছে থাকবে, তারা আপনার কাছে পৌঁছে দেবেন। কোন সার্টিফিকেটের জন্য আমার কাছে আসতে হবে না, আপনারা সার্টিফিকেট ঘরে পেয়ে যাবেন, সেই ব্যবস্থা আমরা আপনাকে উপহার দেব। তাই সবাইকে অনুরোধ করব, অনেক কষ্টে জানেন দিদির পুলিশ ভোট করবে, এটা যারা ভেবেছিলেন না দিদির পুলিশ ভোট করবে না, পুলিশ দাদার পুলিশ ভোট করবে, নিশ্চিন্তে থাকুন। প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যাব, সেদিন ভোটের দিন আমি প্রত্যেক জায়গায় আপনাদের কাছে থাকবো। আপনারা মায়েরা সেদিন কিন্তু ঝাঁটা লাঠি নিয়ে রেডি থাকবেন, আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ হতে দেবেন না, আপনার নিজের ভোট নিজে দেবেন। দেবেন তো মায়েরা? নিজের ভোট নিজে দেবেন আর বুথটাকে শক্তিশালী রাখবেন। এই অনুরোধ রেখে সবাইকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ রামলাল, ধন্যবাদ রমাপ্রসাদ গিরি মহাশয়কে। আমাদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই নির্বাচনী জনসভার প্রধান আকর্ষণ এবং মুখ্য বক্তা উত্তরপ্রদেশের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী যোগী আদিত্যনাথজি। এখন আদিত্যনাথজিকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের জেলার সম্মানীয় সভাপতি মাননীয় শ্রী সৌমেন তিওয়ারি মহাশয়। জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এরপর আমাদের সম্মানীয়
আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির অন্যতম আধিকারিক মাননীয় শ্রী আরপি সিং মহাশয়। আরপি সিং মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের এই মন্ডলের সভাপতি, মধ্য মন্ডলের সভাপতি মাননীয় শ্রী সুভাষিস দা। সুভাষিস দাকে আরপি সিং মহাশয়কে বরণ করে নিতে বলছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য এবং আমাদের এই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অবজারভার মাননীয় শ্রী লক্ষ্মীকান্ত সাহু মহাশয়। লক্ষ্মীকান্ত সাহু মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের মন্ডল সভাপতি সত্যজিৎ ভাই। বন্দে মাতরম। এবার আমরা আমাদের এই নারায়ণগড় বিধানসভা এবং দাদন বিধানসভার পক্ষ থেকে সমস্ত মন্ডল সভাপতি এবং অন্যান্য কার্যকর্তারা যারা আছেন সবাই মিলে মালা দিয়ে আমাদের যোগী মহারাজকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। সবাই দুটো সাইডে হয়ে যান। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। যোগী জি স্বাগতম। যোগী জি স্বাগতম। জয় জয় শ্রীরাম। এখন এই নির্বাচনী জনসভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য আমাদের জেলার সহসভাপতি মাননীয় শ্রী অরূপ দাসকে আহ্বান জানাচ্ছি। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। মঞ্চে উপস্থিত উত্তরপ্রদেশের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সারা ভারতবর্ষের যুব আইকন মাননীয় শ্রী যোগী আদিত্যনাথজি আজকে এই নারায়ণগড় বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রমা প্রসাদ গিরির সমর্থনে আজকে এই বেলদা ফুটবল গ্রাউন্ডে উপস্থিত হয়েছেন যোগী আদিত্যনাথজি এই জনসভাকে সম্বোধিত করার জন্য। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি স্থির করেছে পশ্চিমবাংলায় এবারে বিজেপি আসছে আর তৃণমূল যাচ্ছে। তাই পশ্চিমবাংলায় পিসি ভাইপোর সিন্ডিকেট রাজ খতম করতে এবং পশ্চিমবাংলায় প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে 2021 সালের এই বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় আসছে। দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। সমস্ত কার্ড বলিবদ্ধ হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প সমস্ত সাধারণ মানুষের জন্য আসবে। আপনারা বলুন, যোগী আদিত্যনাথজি স্বাগতম। যোগী আদিত্যনাথজি স্বাগতম। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। জয় জয় শ্রীরাম। ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ অরূপ দাকে। যারা আসছেন এখনো তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে ঢুকে পড়ুন। এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছেন আমাদের জেলার সভাপতি মাননীয় শ্রী সৌমেন তিওয়ারি মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত উত্তরপ্রদেশের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী যোগী আদিত্যনাথজি এবং উপস্থিত জেলা এবং মন্ডলের সমস্ত কার্যকর্তা এবং উপস্থিত এখানে হাজার হাজার মানুষ এই নারায়ণগড় বিধানসভার এবং সর্বোপরি এই নারায়ণগড় বিধানসভার প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরি। আপনারা জানেন প্রত্যেক বিধানসভায় আমরা এই ধরনের কার্যক্রম করছি। তার কারণ বাংলায় পরিবর্তন দরকার আর এই কারণে পরিবর্তন প্রয়োজন। বাংলায় যে ধরনের সরকার চলছে এই সরকার নিশ্চিতভাবে পরিবর্তন না করলে আগামী দিনে আমরা এই বাংলায় বসবাস করতে পারবো না। যেখানে রামের নামে ধ্বনি দেওয়া যায় না এই ধরনের বাংলা তৈরি হয়ে গেছে আজকে। আজ আমি বলতে চাই একটাই কথা, সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, আপনারা জানেন গতকাল মেদিনীপুরের মাটিতে ভাইপো এসেছিলেন।
কোথাও ভর্তি করতে হবে, তার ব্যবস্থা বিজেপি করবে বাংলায়। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, নিজের ভোট নিজে দেবেন এবং আগামী 1 তারিখে পদ্মফুল চিহ্নে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী মাননীয় শ্রী রমাপ্রসাদ গিরিকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। এই বলে আমি আমার বিষয় সমাপ্ত করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। এখন মাননীয় যোগী আদিত্যনাথ মহাশয়কে আমাদের বেলদা ট্রেডার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিবেকানন্দ ছবি দিয়ে ওনারা স্মারক দিচ্ছেন। সবাই জোরে হাততালি হবে। জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। আমাদের স্বাভিমান মাল্টিপারপাস সোসাইটি পক্ষ থেকে ওনাদের হাতে বানানো মতরঞ্জি এবং দুটি উপহার ওনারা দিচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ থেকে। জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। এতক্ষণ আপনারা যার বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, আজকের এই নির্বাচনী জনসভার প্রধান এবং মুখ্য বক্তা মাননীয় শ্রী যোগী আদিত্যনাথজি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসছে। জোরে হাততালি দিয়ে এই কথা কেন্দ্রকে কাঁপিয়ে তুলুন। জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। भारत माता की, भारत माता की। पश्चिमी मेदिनीपुर की आज की इस विशाल जनसभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमान सौमित्र तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान राम प्रसाद गिरी जी, विधानसभा के संयोजक श्रीमान रामलाल जाना जी, मंडल अध्यक्ष सुभाषिष महापात्रा, राम अंजन दास, सत्यजीत देव, जिला सचिव विश्वनाथ दोलई, जिला सचिव आशीर्वाद भौमिक, जिला उपाध्यक्ष अरूप दास, जिला सदस्य कन्हैयालाल दास, श्यामलाल घोष, सुभाजीत राय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले पश्चिमी मेदिनीपुर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती से परमहंस राम कृष्ण की इस पावन धरती पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, पश्चिमी बंगाल की धरती सदैव से प्रेरणा और परिवर्तन की धरती रही है।
देश के स्वाधीनता आंदोलन में मेदिनीपुर तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की धरती के रूप में जानी जाती है। यहां के लोगों ने जब भी आवश्यकता पड़ी विदेशी दासता के खिलाफ आंदोलन करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया, और जब देश ब्रिटिश हुकूमत के अंदर पराधीनता झेलने के लिए मजबूर था, उस समय भी समय समय पर क्रांति की एक नई ज्वाला जलाने का कार्य यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ यहां के महान क्रांतिकारियों ने किया। चाहे वह रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में स्वामी विवेकानंद का उद्घोषणा हो, और चाहे इस धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए किए गए अपने योगदान के लिए उनका स्मरण हो। साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में बंगाल का जो अद्भुत योगदान है वह अत्यंत सराहनीय और अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। और कौन इस बात को भूल सकता हो कि सन्यासी विद्रोह की धरती भी आपके बंगाल की धरती रही है। बंगाल की धरती ने इस देश को एक अमर गीत वंदे मातरम दे करके आजादी के बाद वंदे मातरम का एक गीत भारत का राष्ट्र गीत बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है, और आज भी भारत के कोटि कोटि जनमानस को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। यह कार्य भी बंगाल की धरती से यह कार्य आगे बढ़ता है। भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बंगाल की धरती से दिया था। इसलिए भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं प्रातः काल से ही बंगाल की धरती में अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के समर्थन में अपार जनसमूह के द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा है उसको अपनी आंखों से देख रहा हूं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता पे बंगाल की जनता ने बंगाल के अंदर परिवर्तन की ठान ली है। अब उसे कोई रोक नहीं सकता है। मुझे आश्चर्य होता है बंगाल के अंदर बंगाल की टीएमसी सरकार ने बंगाल के जनता को धोखा दिया है। यहां पर विकास की योजनाओं का लाभ तो नहीं दिया, न यहां पे सड़क दी, न बिजली दी, न पानी दिया, न किसान कल्याण योजना का कोई लाभ ही यहाँ के किसानों को दिया, और नहीं नौजवानों को केंद्र सरकार और के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ ही नौजवानों तक पहुंचने दिया। यानी ये सरकार विकास के प्रति रुचि नहीं दिखाती। ये सरकार बंगाल जैसे विकास के मार्ग पर चलने वाले, विकास परक सोच रखने वाले बंगाल के नौजवानों के साथ धोखा कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बंगाल की टीएमसी की सरकार ने बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, लोक कल्याण के कार्यों को लागू कराने में भले ही टीएमसी की सरकार विफल रही हो, टीएमसी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में विफल रही है। टीएमसी की सरकार के समय में इस सरकार ने दो कार्यों के लिए बंगाल को बदनाम किया है, एक भ्रष्टाचार के कारण और दूसरा अराजकता के कारण। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो भारत के कोटि कोटि नागरिकों की आस्था के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों?
ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर जय श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है। लेकिन मैं कह सकता हूं, राम का विरोध जिसने भी किया वह जनता के द्वारा हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और बंगाल की जनता, जब मैं यहां पर उपस्थित हुआ था, यद्यपि मैं 1 घंटे पहले आ गया था, लेकिन मैं देख रहा था जो लोग मौजूद थे अभिवादन में एक ही बात कह रहे थे, और वह कह रहे थे जय श्री राम का। मैं पुरुलिया में गया सुबह, पुरुलिया में भी ऐसी विशाल सभा लगी थी। वहां पर भी हर एक जवान से एक ही आवाज निकलती थी, और आवाज निकलती थी जय श्री राम की। जय श्री राम की आवाज निकलती थी। मैं इसके बाद अन्य सभाओं में गया, वहां पर भी हर नागरिक के मुंह से एक ही आवाज थी, और वह थी जय श्री राम की। भाइयों बहनों, राम भारत का अभिवादन है, भारत का संस्कार है, भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है। हमारे श्वास श्वास में राम बसे हैं। कोई राम से हमें अलग नहीं कर सकता है, और अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसको जनता स्वयं मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगी। यही गलती उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार ने किया था। आज उसके हाल उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। लेकिन हम सबके लिए गौरव की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। आपने देखा होगा, कश्मीर में धारा 370 को हटाने की आवाज सबसे पहले इसी बंगाल की धरती से निकला था। बंगाल की धरती के लाल और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था 1952 में, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये बंगाल की ही धरती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। कश्मीर की धरती पर देश को धारा 370 का जख्म देने का काम और ये पाप किया था कांग्रेस की सरकार ने, और उस पाप को पूरी तरह समाप्त करके आतंकवाद के इस एक नमूने को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि भारत का हर आस्थावान व्यक्ति एक ही नारा लगाता था, और वह नारा लगाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता था, और उस सपने को भी साकार किया है। परिश्रम करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और मैं आप सभी मेदिनीपुर के सभी भाइयों और बहनों का आह्वान करूंगा, अयोध्या में अगले 3-3.5 वर्षों के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, और फिर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में उनका दर्शन करने के लिए आप पधारिए। आप सबका अभिनंदन होगा, उत्तर प्रदेश की धरती आपका अभिनंदन करेगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में मंदिर के निर्माण का कार्य जिस युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, क्या ये कांग्रेस के रहते हुए हो सकता था क्या? और क्या टीएमसी के रहते हुए हो सकता है? तो फिर जब भारतीय जनता पार्टी सड़क भी देगी, बिजली भी देगी, पानी भी देगी, स्वास्थ्य की सुविधा भी देगी,
किसानों को किसान सम्मान निधि भी दे रही है, हर प्रकार की सुविधा गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है, तो सत्ता में रहने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए ना। और यही तो मैं कहना के लिए आया हूं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 4 सालों से, और भाइयों बहनों 4 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश में 40 लाख गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में दिया है। ये काम बंगाल में भी हो सकता था। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 6 करोड़ गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, और 2 करोड़ 42 लाख किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, जिसमें 6,000 रुपए सालाना उन किसान परिवारों को स्वतः ही डीबीटी के माध्यम से इनके अकाउंट में पैसा आता है। यह काम बंगाल में भी हो सकता था। मेदिनीपुर और आसपास का क्षेत्र तो धान उत्पादन का केंद्र बिंदु है, लेकिन सरकार की, बंगाल की टीएमसी सरकार की कोई किसान समर्थक नीति न होने के कारण यहां का किसान जिस रूप में मुनाफा कमाना चाहिए था नहीं कमा पा रहा है, और वह निरंतर उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के अंदर विकास की एक सोच दी। मोदी जी ने देश को, देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा कैसे होनी चाहिए इसकी सोच दी। मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को कैसे बढ़ाना है, इसकी सोच मोदी जी ने देश को दी, और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा करके भारत के 135 करोड़ नागरिकों का सम्मान वैश्विक मंच पर कैसे होना चाहिए, यह सोच भी भारत की जनता का वैश्विक मंच पर सम्मान देने का कार्य भी मोदी जी ने दिया है। और भाइयों बहनों, जब केंद्र और प्रदेश में एक विचारधारा की सरकार और एक पार्टी की सरकार होती है, तो उसका लाभ भी उसी प्रकार से प्राप्त होता है, और यह उसी प्रकार से प्राप्त होने की श्रृंखला में ही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जैसे उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार की तरह काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं और विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। उसी प्रकार का कार्य बंगाल में हो सकता है, और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर भी बननी चाहिए, और जो परिवर्तन देख रहा है, जनता में जो उत्साह दिख रहा है, माता और बहनों में जो उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है, और जिस मजबूती के साथ आज बंगाल का युवा खड़ा हुआ है, इसको देखते हुए विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि 2 मई की तिथि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तिथि होगी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो विश्वास के साथ कह सकते हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना करके हमले किए हैं, कानून उनके लिए अपना काम 2 मई के बाद करना प्रारंभ कर देगा। बंगाल की जनता एक नए भोर के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के अपने पुरातन वैभव को प्राप्त करेगी, और फिर से बंगाल भारत को नेतृत्व देता हुआ दिखाई देगा। और ये परिवर्तन के इस आहट में मैं मेदिनीपुर से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों का आह्वान करूंगा, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थन में हैं? भारतीय जनता पार्टी, आप मेरे साथ बोलेंगे? दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
छाप पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।